आगरा में एक बाज़ार है, बल्कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है संजय प्लेस। इस संजय प्लेस में कई सारे दफ्तर हैं, कुछ दुकानें हैं और एक बिजनेस एरिया है। यहाँ एक ऑफिस है जिसका नाम है दिविशा टेक्नोलॉजीज़, और इस ऑफिस का एक छोटा सा यूनिट इसी संजय प्लेस की एक बिल्डिंग में भी है, जहाँ पर कुछ लोग काम करते हैं। बल्कि कुछ लोग क्या, कुल जमा 3 लोग काम करते हैं। एक इस कंपनी की जो HR मैनेजर हैं मिंकी शर्मा, वो काम करती हैं, और उसके अलावा एक अकाउंटेंट और कंप्यूटर ऑपरेटर हैं जिनका नाम है विनय राजपूत, वो काम करते हैं। और इन दोनों के साथ इनकी मदद के लिए और ऑफिस के छोटे मोटे काम के लिए एक ऑफिस असिस्टेंट काम करता है। तो कुल मिलाकर 3 लोगों की एक छोटी सी टीम है और तीनों में काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन है। कंपनी का काम ठीक चल रहा है, सारी चीज़ें स्मूथ हैं। होता यह है कि इस कंपनी की जो HR मैनेजर हैं पिंकी शर्मा, वो 23 जनवरी की शाम को देर से ऑफिस आती है। देर से ऑफिस आने के पीछे की वजह यह है कि मिंकी के भाई की शादी है और वो इन दिनों अपने भाई की शादी में काफ़ी बिजी हैं। तो कार्ड वगैरह बांटना, तमाम इंतजामात देखना, ये सब मिंकी एक बहन होने का फ़र्ज़ निभाते हुए ये काम कर रही हैं। तो 23 जनवरी को वो शाम को तकरीबन 4 बजे के आसपास ऑफिस आती है, और जब तक वो ऑफिस पहुंचती है तब तक विनय जो कि अकाउंटेंट है वो तो ऑफिस में मौजूद है, विनय राजपूत, लेकिन ऑफिस बॉय वो घर जा चुका है। उसकी वजह यह है कि ऑफिस में ज़्यादा काम था नहीं, मिंकी आई नहीं थी, तो विनय ने जो ऑफिस असिस्टेंट है उसको छुट्टी दे दी कि ठीक है तुम घर चले जाओ। अब दफ्तर में जब मिंकी पहुंची तो विनय और मिंकी 2 लोग थे। दोनों के बीच में जो भी ऑफिशियल्स इश्यूज़ पर जो बातचीत होनी थी वो सब हुई, और उसके बाद विनय और मिंकी दोनों दफ्तर से निकल गए। विनय अपने घर गया, आराम से सो गया। लेकिन जैसे जैसे रात गहराने लगी, विनय के पास फ़ोन आने का सिलसिला शुरू हुआ। पहले एक बार घंटी बजी, फिर 2 बार घंटी बजी। विनय ने देखा कि फ़ोन जो है वो मिंकी के घर वाले कर रहे हैं, मिंकी शर्मा के, जो उसकी कलीग है और ऑफिस में HR मैनेजर है। फ़ोन उठाया तो पता चला कि मिंकी अब तक घर नहीं लौटी है। विनय ने काफ़ी हैरानी जताई, कहा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, शाम को तो ऑफिस बंद हुआ था और हम लोग तकरीबन साथ ही निकले थे, मिंकी घर नहीं आई। तो मिंकी के भाई ने कहा कि नहीं भैया, अभी तक घर नहीं आई, हम तो ढूंढ रहे हैं, काफ़ी परेशान हैं। तो विनय बोला अच्छा रुको मैं आता हूँ। इसके बाद विनय जो है वो मिंकी के घर वालों के पास पहुँचता है, और फिर जाहिर है उसकी कलीग है, साथ में काम करते हैं, गायब हो गई है, तो वो बहुत परेशान नज़र आता है। और ये सारे लोग सारी रात मिंकी को ढूंढते रहते हैं। कभी वो आगरा कैंट रेलवे स्टेशन जाते हैं ये पता करने के लिए कि कहीं किसी ट्रेन से मिंकी शहर से बाहर तो नहीं चली गई। कभी वो SN मेडिकल कॉलेज जाते हैं, हॉस्पिटल, ये पता करने के लिए कि कहीं मिंकी के साथ कोई सड़क हादसा या कोई अनफोर्सीन एक्टिविटी तो नहीं हो गई, वो ज़ख्मी हो गई, हॉस्पिटल में हो, पता करने के लिए। लोग ऐसा ही करते हैं, कोई भी गायब हो जाता है तो पुलिस, हॉस्पिटल, पुलिस थाने, यही सब जगह, रेलवे स्टेशन लोग ढूंढते हैं। वो आगरा, न्यू आगरा पुलिस स्टेशन भी जाते हैं, वहाँ पर भी मिंकी के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं कि हमारी बेटी है, गायब हो गई है, मिंकी के घर वाले बोलते हैं। और जो उसका कलीग है विनय, वो भी सिंस एक अच्छा लड़का है, काम करता है साथ में, तो वो भी इंसानियत के नाते इन सारी जगहों पर जाता है और घर वालों की मदद करता है। लेकिन सारी कोशिशें मिंकी के बारे में पता करने की नाकाम हो जाती है और उसका कुछ पता नहीं चलता। इस बीच घर वालों से लेकर पुलिस वाले तक वो जितनी बार भी फ़ोन करते हैं मिंकी को, उसका फ़ोन जो है वो नॉट रीचेबल आता है। घर वालों की परेशानी जो है वो लगातार बढ़ती जाती है, और पुलिस में फाइनली वो अपनी तहरीर देते हैं, रिपोर्ट लिखवाते हैं, और फिर वो वापस चले जाते हैं अपने घर, ये सोचते हुए कि वो कहीं और नाते रिश्तेदारों में पता करेंगे, कहीं और ढूंढेंगे। और जाहिर है अगर कोई रिपोर्ट लिखाता है तो उसे पुलिस से भी उम्मीद होती है कि पुलिस वाले ढूंढ के देंगे कि घर का मेंबर कहाँ चला गया। एक ऐसे मौके पर जब घर में शादी है और घर की बेटी का गायब हो जाना, आप समझिए कि वो उस घर पर कितना बड़ा तूफान गुजर रहा होगा। तो घर के लोग वाकई बहुत परेशानी में वक्त निकाल रहे थे, वक्त काट रहे थे। इस बीच अगले दिन इस कहानी में एक बड़ा मेजर ट्विस्ट आता है, एक बहुत बड़ी खबर सामने आती है। होता यह है कि यमुना नदी पर एक पुल है आगरा के पास जिसे जवाहर पुल कहते हैं। इस जवाहर पुल में जो पुल है उसमें नदी के दोनों किनारों पर जालियाँ भी लगी हुई हैं। आपने देखा होगा दिल्ली में भी कई सारी जगहों पर जाली लगी है। वो इसलिए कि कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग इस पुल के ऊपर से नीचे छलांग लगा देते हैं। आप रीज़न समझ सकते हैं,
जो कायदे से नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा लोग पुल के ऊपर से कोई चीज़ फेंक भी देते हैं, उससे नदियों में प्रदूषण भी बढ़ता है, जिसको लेकर बड़ी चिंताएं भी होती हैं। तो वहाँ पुल में जाली लगी हुई है। अब इसी पुल में जाली के पास पुलिस को एक बोरी रखी हुई नज़र आती है, जिसके बारे में लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। और इस बोरी के इर्द गिर्द नीचे कुछ खून जैसा पड़ा हुआ था, लिक्विड, और साथ ही मक्खियाँ भी थी। इसको देखकर लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं। और जब आगरा पुलिस वहाँ मौके पर पहुँचती है और इस बोरी की तलाशी ली जाती है, उसे जब खोला जाता है तो वहाँ पर मौजूद लोगों के साथ साथ पुलिस वालों के कदम भी ठिठक जाते हैं। पुलिस घबरा जाती है अंदर का मंजर देखकर, क्योंकि बोरी में एक लड़की की सिर कटी लाश मिलती है। अब जब इस बोरी को पुलिस रिकवर करती है, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है, तो पुलिस ये भी देखती है कि इस लड़की का सिर्फ गला ही कटा हुआ नहीं है, सिर ही गायब है ऐसा नहीं है, बल्कि पाँव भी कटे हुए हैं। और जिसे देखने से ये लगता है कि शायद सर के अलावा पाँव भी इसलिए काटे गए हैं क्योंकि पाँव काटने के बाद शायद एक इंसान की लाश को एक बोरी में पैक करना थोड़ा आसान हो जाए। हालांकि ये डायरेक्टली बोरी में भी पैक नहीं था, बोरी से पहले इसे एक प्लास्टिक के बहुत बड़े पाउच में, जो आमतौर पर डस्टबिन वगैरह में लगे होते हैं बड़े साइज़ का डस्ट या गार्बेज कलेक्टर, उसमें डाला गया था और उसके बाद बोरी में भरा गया था। तो अब ये बॉडी किसकी है, ये एक बड़ा सवाल है। तो पुलिस इस लाश की पहचान की कोशिशें शुरू करती हैं और मिंकी शर्मा के घर वालों को बताया जाता है। मिंकी के घर वाले आते हैं और कपड़ों से और जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसे देखकर वो पहचान लेते हैं कि ये उन्हीं के घर की मेंबर की, यानी उनकी बेटी की लाश है। अब घर के लोग बिल्कुल, उन पर आसमान टूट पड़ता है। वो रोते रोते बिल्कुल उनकी हालत जो है वो पागलों जैसी हो जाती है। बहुत दुखी, बहुत गम में वो लोग होते हैं। अब पुलिस के सामने कल तक जो एक मामला डिसअपियरेंस यानी गुमशुदगी का था, वो एक ख़तरनाक मर्डर मिस्ट्री में तब्दील हो चुका है। पुलिस को अब इस मामले की जांच करनी है और पता लगाना है कि मिंकी का कत्ल किसने किया। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगालने की शुरुआत करती है और सबसे पहले ये शुरुआत होती है उसी दफ्तर से जहां मिंकी लास्ट टाइम जिंदा देखी गई थी। और देखने वाला भी कोई और नहीं बल्कि मिंकी का कलीग ही था, जो कि लगातार पुलिस के पास भी मौजूद था और घर वालों की भी मदद कर रहा था। तो जब पुलिस वहाँ मिंकी के ऑफिस में पहुंची तो पुलिस ये देखकर थोड़ी शॉक्ड रह गई कि ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज खराब था। अब मिंकी तो थी नहीं, जिंदा बचे हुए लोगों में एक विनय था और एक वो ऑफिस बॉय था, मतलब जो लोग वहाँ काम करते थे। तो इन दोनों से पुलिस ने पूछताछ की। दोनों ने ये देखकर, ये जानकर उन्होंने भी हैरानी जताई कि भाई सीसीटीवी कैमरा ऑफिस का ख़राब है, कैसे ख़राब है, कब से ख़राब है। मतलब जो सवाल पुलिस ने पूछे वही सवाल इनके भी चेहरे पर थे, ये भी उतने ही परेशान थे। इनको पता ही नहीं था कि सीसीटीवी कैमरा जो है वो ख़राब हो चुका है। इस बीच पुलिस को झटका तो लगा और साथ ही पुलिस थोड़ी सोच में भी पड़ गई कि भाई कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं जिसने जानबूझकर सीसीटीवी कैमरा ख़राब किया हो। तो खैर पुलिस ऑफिस से तो निराश हो गई सीसीटीवी कैमरे के मामले में, लेकिन पुलिस ने यह तय किया कि ये जो जवाहर नगर ब्रिज है वहाँ से लेकर और जहाँ पर संजय प्लेस में ऑफिस है उस पूरे रूट की पुलिस स्कैनिंग करेगी और सारे सीसीटीवी कैमरों को उस रूट में जो प्रोमिनेंट लोकेशन पर लगे हुए हैं वो चेक करेगी। पुलिस ने ये एक्सरसाइज कैरी किया, सीसीटीवी कैमरों की चेकिंग होने लगी। 100 से ज़्यादा कैमरे देखने में बहुत सारे पुलिस वालों की ड्यूटी लगी और आखिरकार पुलिस ने ये देखा अलग अलग कैमरों में कि एक बोरी लादकर स्कूटी में एक नौजवान 23 तारीख और 24 तारीख यानी 23 और 24 जनवरी की मिडनाइट को, दरमियानी रात को, उसी जवाहर नगर ब्रिज की तरफ जा रहा है जिस तरफ वो बॉडी बरामद हुई थी और संजय प्लेस वाले रूट से ही आगे जा रहा है। तो ये सब जब पुलिस ने देखा तो पुलिस ने जूम इन करके देखना शुरू किया कि भाई ये स्कूटी पर कौन है, स्कूटी किसकी है। शॉकिंगली वो स्कूटी किसी और की नहीं बल्कि उसी मिंकी शर्मा की थी जिसकी लाश उस स्कूटी पर बोरी की सूरत में भर के या लाद के वो नौजवान चला जा रहा था। पुलिस ने जब और जूम इन किया तो देखा कि वो नौजवान कोई और नहीं बल्कि मिंकी के साथ काम करने वाला उसका कलीग, ऑफिस का अकाउंटेंट विनय राजपूत है। ये देखते ही पुलिस वाले भी शॉक्ड रह गए और ये फुटेज जब मिंकी के घर वालों को दिखाया गया तो उनकी भी हैरानी की सीमा नहीं रही। उसकी वजह ये थी कि विनय जो है वो बिल्कुल नॉर्मल था और जब से मिंकी गायब हुई थी तब से विनय जो है न सिर्फ क्लोज कोऑर्डिनेशन में मिंकी के घर वालों के साथ पुलिस के पास जा रहा था, उनकी मदद कर रहा था, बल्कि इसके अलावा
वो लगातार अपनी परेशानी का भी इजहार कर रहा था, अपने कलीग को लेकर वो बहुत कंसर्न शो कर रहा था। ऐसे में एक आदमी क्या कत्ल करने के बाद इतने ठंडे दिमाग से पुलिस को या जिसकी हत्या की गई है उसके घर वालों को भरमाने के लिए इतना शातिर ड्रामा कर सकता है, ये एक बड़ा सवाल था। अब विनय की तस्वीरें नज़र तो आ रही थी, तो इसीलिए इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता था कि इस मर्डर में उसी का हाथ है या उसी ने ये मर्डर किया है, लेकिन उसके ठिकाने में दबिश देना थोड़ा ख़तरनाक साबित हो सकता था। ये भी इस सेंस में कि शायद वो भागने की कोशिश करता या कोई सेल्फ हार्म करता। तो इसलिए पुलिस ने एक दूसरा तरीका अपनाया। पुलिस ने मिंकी के भाई को ये कहा कि वो विनय को फ़ोन करे और ये बोले कि पुलिस वालों ने ये जानकारी दी है कि ईदगाह स्टेशन के पास मिंकी जो है, रेलवे स्टेशन के पास मिंकी मिल गई है। इस तरह की खबर पुलिस ने बताई है। और तो भैया चलिए विनय भैया एक बार ईदगाह स्टेशन चल के देखते हैं। पुलिस ने यह भी कहा, क्योंकि पुलिस ये तो जानती थी कि विनय को पता है कि मिंकी अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि कातिल ही वो है। ऐसे में पुलिस ने इस मामले को थोड़ा सा वेग रखा। मिंकी के घर वालों को ये बताया कि पुलिस ने बताया है, जानकारी मिली है, इस तरह की बात करना, बिल्कुल कंफर्म तरीके से, एश्योर्ड तरीके से मत बताना कि मिंकी मिली है, क्योंकि उससे जो है, जो एक क्यूरियोसिटी है या एक जो सस्पेंस है जो उसके मन में भी पैदा हो कि भाई घर वालों को पुलिस ने क्या गलत जानकारी दे दी, और वो निश्चिंत होकर आ जाए, क्योंकि उसे तो पता है ना कि मिंकी इस दुनिया में नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा सा वेग रखा पुलिस ने उस मामले को, और मिंकी के घर वालों से कहा कि विनय को फ़ोन करके बताइए कि पुलिस ने बताया है कि मिंकी मिल गई है, तो चलिए भैया एक बार हम चलते हैं, मिंकी को घर ले आएंगे। अब विनय जो कि इतने दिनों से हेल्प करने का ड्रामा कर रहा था, उसने मिंकी के घर वालों के बुलावे पर वो मिंकी के घर वालों के पास आया और सारे लोग फिर पुलिस के पास पहुंच गए। अब पुलिस के पास पहुंचने के बाद पुलिस अपने असली रूप में आ गई। पुलिस ने इसको हिरासत में ले लिया और इसकी सख्ती से पूछताछ शुरू की। ज़्यादा इसके पास बचने या झूठ बोलने का ऑप्शन था नहीं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ ये नज़र आ रहा था। तो इसने कबूल कर लिया कि उसने मिंकी की हत्या की है। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि उसने मिंकी की हत्या क्यों की और किस तरीके से की। तो अब सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी समझिए नटशेल में। वो ये कि 23 तारीख की दोपहर को जब मिंकी ऑफिस आई, तो उस दिन विनय राजपूत पहले से मिंकी की हत्या करने के लिए प्लानिंग करके बैठा हुआ था और अपने बैग में एक बहुत ही तेज धार, शार्प एज्ड वाला, नारियल काटने वाला कोकोनट चॉपर या कोकोनट कटर जो हथियार होता है वो रख के ले आया था। और ये हथियार उसने बाकायदा मिंकी की हत्या करने के लिए एक लोहार की दुकान से खरीदा था और उस पर अलग से अतिरिक्त धार लगवाई थी, ताकि हत्या करने में कोई भी परेशानी ना हो और बहुत जल्दी से ये काम हो जाए। प्लान के तहत वो दफ्तर में मौजूद था और उसने प्लानिंग के तहत ही ऑफिस असिस्टेंट जो है, ऑफिस बॉय, उसे छुट्टी दे दी थी। शाम को भाई की शादी का कार्ड अलग अलग जगहों पर बांटने के बाद मिंकी जब ऑफिस में पहुंची, तो मिंकी के साथ विनय की कहासुनी हुई और इस कहासुनी के बाद विनय ने मिंकी पर उसी तेज़धार हथियार से हमला कर दिया और उस पर कम से कम 8 से 9 वार किए। ये वार इतने खतरनाक थे कि मिंकी ने वही मौके पर तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। इसके बाद विनय ने उसका गला काटा और उसे अलग कर लिया। ये सब कुछ हुआ दफ्तर में। वो इसलिए क्योंकि विनय ने कहीं ये देखा था किसी टीवी शो में कि अगर किसी लाश की पहचान जो है वो मिटा दी जाए तो फिर वो मर्डर केस इस्टेब्लिश नहीं हो पाता, पुलिस उसे साबित नहीं कर पाती है। तो इसीलिए उसने सबसे पहले चेहरा ही गायब करने का फैसला किया और गला काटकर उसने अलग कर दिया। इसके बाद जो बॉडी पार्ट्स थे, मतलब धड़ था, टोर्सो था, उसे उसने सबसे पहले जो डस्टबिन वाला पाउच होता है उसमें उसने पैक करने की कोशिश की और एक बोरी में उसे भरने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा क्योंकि बॉडी पार्ट इतना छोटा नहीं था, या बॉडी सिर काटने के बाद भी कम से कम इतनी बड़ी थी कि वो बोरी में आ नहीं रही थी। तो फिर उसने पाँव भी काटे, पाँव काट कर अलग किए और उसके बाद जब वो थोड़ी छोटी हो गई तो उसे मोड़कर पाँव के साथ उसने एक बोरी में पैक किया और सिर को अलग पैक किया। इसके बाद वो उस बिल्डिंग से नीचे आया, तब तक आधी रात हो चुकी थी और उसके बाद उसने अगल बगल देखा, सन्नाटा था। एक ऐसे बिजनेस एरिया में जहाँ ऑफिसेज हों, आमतौर पर वहाँ सारी दुकानें, दफ्तर सब बंद हो जाते हैं। रिहायशी इलाकों में तो फिर भी थोड़ी चहल पहल होती है क्योंकि लोग घूमते हैं, टहलते हैं, नाइट वॉक करते हैं। तो यहाँ पर जब उसने देखा कि सब कुछ खाली है तो मिंकी की ही स्कूटी में उसने वो कटा हुआ सिर और बोरी एक एक करके ला दी और कटे हुए सिर को
नदी में उसने डिस्पोज ऑफ कर दिया और उसके बाद उसने बोरी स्कूटी में रखी और इसके बाद उस बोरी को भी वो जवाहर पुल के ऊपर से यमुना नदी में फेंकने की तैयारी कर रहा था। लेकिन दिक्कत ये हो गई या अड़चन ये आई कि पुल के किनारे जालियां लगी हुई हैं। उस जाली की वजह से इतनी बड़ी भारी बोरी को वो उठाकर जाली के ऊपर से नदी में फेंक नहीं सकता था, तो उसने बोरी वहीं लावारिस हालत में छोड़ दी और फिर वो घर आ गया। तब तक मिंकी घर नहीं लौटी थी, तो घर वाले परेशान हो रहे थे। उसके बाद उन्होंने विनय को फ़ोन करना शुरू किया और विनय जो है ये सब कुछ करने के बाद, ऑफिस के खून वून के धब्बे साफ़ करने के बाद, अपने कपड़े वपड़े धुलने के बाद पूरी तरह से तैयार होकर घर वालों के रंग में रंग गया और मिंकी को ढूंढने का वो भी ड्रामा करने लगा। पुलिस थाने गया और इस तरह से घर वालों ने उस पर एक बार भी शक भी नहीं किया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट जो है उस सीसीटीवी फुटेज से आया जब डेड बॉडी बरामद हुई और सब कुछ पता चल गया। अब सवाल यह है कि विनय ने अपने ही कलीग मिंकी का कत्ल क्यों किया। तो कहानी कुछ यूँ है कि एक दफ्तर में काम करते करते मिंकी और विनय के बीच में काफ़ी करीबी रिश्ते हो गए थे और दोनों, चूँकि पहले दोनों एक दूसरे के प्यार में बिल्कुल सराबोर थे, तो दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि शादी करेंगे और दोनों ने अपने अपने घर में भी बात की थी। लेकिन मिंकी के घर वाले इस शादी के लिए तैयार नहीं थे, हालांकि विनय के घर वाले इस रिलेशन पर तैयार थे। इस बीच विनय ने ये नोटिस किया कि आधी रात को मिंकी का मोबाइल फ़ोन अक्सर एंगेज रहता है और कोई 1-2 मिनट के लिए नहीं, घंटों के लिए एंगेज रहता है। अब एक ऐसा लड़का जो किसी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में हो, अफेयर में हो, जिसके साथ वो शादी करने का ख्वाब देख रहा हो, जब उसे पता चले कि उसकी गर्लफ्रेंड जो है आधी रात को घंटों घंटों किसी से बात कर रही है, तो जाहिर है उसे सदमा तो लगेगा। मेरे ये कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सदमा लगेगा तो वो किसी का कत्ल करेगा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा सोच भी नहीं सकते। लेकिन विनय को ये सदमा लगा, ये झटका लगा और उसके बाद उसने मिंकी को कन्फ्रंट करना शुरू किया। विनय जो है वो मिंकी पर अपना प्यार के साथ साथ पैसे भी लुटाया करता था। कुछ रुपए भी उसने मिंकी को दिए थे। अब शादी थी भाई की, तो मिंकी कथित रूप से विनय से 1.5 लाख रुपए भी मांग रही थी और देखा जाए तो 1.5 लाख रुपए एक तरफ मांग रही थी, दूसरी तरफ उसकी किसी और लड़के से भी बात हो रही थी। तो इन सारी चीज़ों को लेकर विनय बहुत ज़्यादा नाराज़ था, खफा था और उसको जब लगा कि ये रिलेशन जो है अब बच नहीं सकता, ब्रेकअप ही हो जाएगा, तो फिर उसके दिमाग में ये थॉट हुआ, ये सोच आई कि अगर मिंकी मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं। और इसी सोच के तहत उसने पूरी मर्डर की प्लानिंग की। 17 जनवरी को ही उसने प्लान कर लिया था कि वो मिंकी की हत्या करेगा। पूरी उसने तैयारी की, सीसीटीवी के तार उसने खुद डिस्कनेक्ट किए, जाकर बाज़ार से चॉपर ख़रीदा और इंतज़ार करने लगा ऐसे मौके का। 23 तारीख को मिंकी देर आ रही थी, उसे पता चला, उसने ऑफिस बॉय को छुट्टी दे दी और 23 तारीख को ही उसने दफ्तर में मिंकी की हत्या की। लेकिन हत्या करने के बाद ये राज ज़्यादा दिनों तक छुप नहीं सका। सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए पूरी कहानी बेनकाब हो गई। तो ये थी पूरी कहानी, ये था पूरा घटनाक्रम। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी मैंने आपको बताया। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पूरे घटनाक्रम पर, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक दिन के गैप के बाद मैं हाजिर हुआ हूँ, मैं छुट्टी पर था, तो इसलिए मैं आज कोई कमेंट प्रीवियस स्टोरी पर जो आप लोगों ने किया था वो मैं नहीं ले पा रहा हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और इस स्टोरी को अगर हो सके तो अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए। फिलहाल इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।